हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 9th में जैसे कि फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे और आपको मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, तो जिसमें मैंने आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब हम आगे का चैप्टर रीड करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जैसा कि फर्स्ट फैक्टर था लैंड, मेनली तो हम लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है लैंड इज़ फिक्स्ड, मतलब जब हमारी भूमि हमारे पास फिक्स हो, हम उसे चेंज ना कर सकते हो। तो देखिए फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में आपने पढ़ा था कि मेन लोगों की प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, खेती करना है। 75% ऑफ पीपल, वहाँ के जो 75% लोग हैं हु आर वर्किंग, जो कि काम कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड होता है बच्चों आजीविका, कमाई। वो अपनी कमाई के लिए किस पर निर्भर करते हैं, खेती पर निर्भर करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स, उनमें कौन हो सकते हैं, वो किसान भी हो सकते हैं, और फार्म लेबरर्स या खेतों में काम करने वाले मजदूर भी हो सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल्स, वेल बींग होता है बच्चों कल्याण, भला, मतलब ये लोग कहाँ से इनकी कमाई हो रही है, ये किन से जुड़े हुए हैं। ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। जो खेतों पर उत्पादन होता है, ये उसी उत्पादन से इनका भला होता है, इनका कल्याण जुड़ा हुआ है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, दैट देयर इज़ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बच्चों बाधा, मतलब रुकावट। रेजिंग होता है बढ़ाना। खेतों का उत्पादन बढ़ाने में इन्हें मुश्किलें भी आती हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, अंडर कल्टीवेशन का मतलब खेती के अंदर जो ज़मीन का एरिया है, इस प्रैक्टिकली फिक्स, वो तो सीमित ही है। सिंस 1960 से इन पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। एक्सपेंशन होता है विस्तार, कि ज़मीन बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाई है अंडर कल्टीवेशन, खेती के अंदर। तो इसमें देखिए बाय देन, और तब से, सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज, ज़मीन के अंदर जो बेकार भूमि है, हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेट लैंड। उसे किस में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उसे इन्होंने खेती के योग्य भूमि में बदल दिया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब ऐसा कोई स्कोप नहीं नज़र आता कि वो खेती के लिए नई ज़मीन और लेकर आएँ और खेतों में उत्पादन को बढ़ाएं। अब देखिए आगे इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है जो कि कई बार पेपर में पूछा जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। ये पेपर में कई बार आता है। ज़मीन को मापने की एक स्टैंडर्ड इकाई, एक मानक इकाई क्या है, तो उसे हम हेक्टेयर बोलते हैं। ज़मीनों को हेक्टेयर में मापा जाता है। दो इन द विलेजेस, हालांकि अभी भी गाँव में, यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट। आपने सुना होगा कि गांव में लोकल लोग अभी भी लोकल यूनिट में ज़मीन को नापते हैं, जैसे कि वो बीघा के नाम से बोल देते हैं कि इतने बीघे ज़मीन है, या गुंठा वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि अभी भी गाँव में लोग ज़मीन को मापने के लिए किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो बीघा भी है और गुंठा भी है। वैसे ज़मीन को हम हेक्टेयर में मापते हैं। अब ये हेक्टेयर क्या होता है बच्चों, 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्क्वेयर विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। मतलब एक स्क्वेयर का जो एरिया, उसकी एक साइड 100 मीटर के बराबर है। उस स्क्वेयर का जब हम एरिया निकाल लेते हैं, वो हमारा 1 हेक्टेयर आ जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, हेक्टेयर बताओ क्या है, तो आपने एज इट इज़ लर्न करना है कि 1 हेक्टेयर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ अ स्क्वेयर विद 1 साइड, जिसकी मेजर किसके बराबर है, 100 मीटर के बराबर है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, इज़ देयर अ वे। अब हमने पढ़ा कि ज़मीन को तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो फिर अब क्या पढ़ेंगे आगे देखिए। इज़ देयर अ वे, क्या और तरीका है, वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम अ सेम लैंड, कि वो उसी ज़मीन, जब ज़मीन को हम बढ़ा नहीं सकते, सेम लैंड है, तो क्या हम कोई और तरीका है फसल ज़्यादा उगाएं। तो देखिए अब इसके बारे में क्या है, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स, अगर हम जो फसलें ग्रोन, जो फसलें उगाई जाती हैं, एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल,
जो हमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। हमने अभी पढ़ा कि पालमपुर क्या है, यूपी के वेस्टर्न पार्ट का एक गांव है, वेस्टर्न में एक गांव है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। हमने ये भी पढ़ लिया कि पालमपुर की तो सारी ज़मीन पर खेती होती है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। आइडल होता है बेकार होना। कोई भी ज़मीन, ये IDL ही है, इसका मतलब है बेकार। कोई भी बेकार भूमि खाली पड़ी नहीं, मतलब सारी ज़मीन पर खेती हो रही है। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, जिसे कि खरीफ सीज़न भी बोलते हैं, बारिशों के मौसम को हम खरीफ सीज़न भी बोलते हैं। ये पेपर में आता है खरीफ सीज़न क्या है। फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। वहाँ पे किसान क्या उगाते हैं, जवार और बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। अब ये जो जवार और बाजरा है, ये पशुओं को भोजन देने के भी इन पौधे काम में आ जाते हैं, उनके पशुओं को भी भोजन मिल जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और फिर अक्टूबर और दिसंबर में इसके आलू की खेती भी हो जाती है बाद में। इन द विंटर सीज़न, और जब फिर सर्दियों का सीज़न आता है, जिसे कि रबी सीज़न बोलते हैं, फील्ड आर सोन विद वीट। क्या करते हैं, खेतों में गेहूँ उगा देते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड, गेहूँ की फसल जो पैदा होती है, फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर फैमिली कंजप्शन। जो किसान हैं वो अपने परिवार के उपभोग के लिए अपना खुद का गेहूँ रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस वीट एट मार्केट एट रायगंज, और रायगंज चले जाते हैं, वहाँ के बाज़ार में जो फालतू का गेहूँ है वो वहाँ बेच आते हैं। मतलब अपनी फैमिली के लिए रख लिया और बाकी का बेच आए। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। और कुछ ज़मीन के एरिया पे वो शुगर केन होता है, गन्ना, गन्ना भी उगा लेते हैं। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। हार्वेस्टेड होता है कटाई, जिसकी एक बार साल में कटाई भी हो जाती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म। अब गन्ने को अगर हम कच्ची फॉर्म में लें और एज जैजरी या उसका गुड़ बना लेते हैं, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और शाहपुर में व्यापारियों को बेच देते हैं। द मेन रीज़न, अब जो मुख्य कारण है, वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इज पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब हमने पढ़ा कि पालमपुर में किसान 3 अलग अलग तरह की किस्में फसलें जो हैं वो एक ही साल में उगा रहे हैं। ये किसके कारण उगा रहे हैं बच्चों? क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप्ड, वहाँ पे विकसित है सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन होता है सिंचाई, मतलब उनके पास पानी पूरा है, पानी अच्छा है, बिजली अच्छी है, वो तभी 3 तरह की फसलें उगा पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में बिजली की सुविधा तो उनको पहले ही मिल गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और बिजली आने के कारण ही सिंचाई की सुविधा भी आसान हो गई, ट्यूबवेल वगैरह लग गए। पर्सियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। पहले क्या थे, उन्होंने वो पर्सियन के वो पहिए लगा रखे थे, उनसे वो पानी कुओं से खींचते थे। एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड, और छोटे खेतों को सिंचाई देते थे। पीपल सॉ, लोगों ने देखा, दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल, की बिजली से चलने वाली जो ट्यूबवेल हैं, दे कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, कि उससे तो ज़मीन और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा ज़मीन पे वो सिंचाई कर लेते हैं बिजली वाले ट्यूबवेल से। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट। पहले तो कुछ ट्यूबवेल सरकार ने लगाए। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल। जल्दी ही किसानों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल भी वहाँ पर लगवा लिए। एज अ रिजल्ट, और परिणाम क्या हुआ, बाय मिड 1970, 1970 के आते आते आधे तक एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड। सारा का सारा जो 200 हेक्टेयर ज़मीन थी जहाँ खेती करते थे, वहाँ सबको पानी मिलना शुरू हो गया, वो इरीगेटेड हो गई। लेकिन देखिए आगे क्या बता रहे हैं इंडिया के बारे में। ये तो पालमपुर की बात थी। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया, भारत में सारे गांव ऐसे नहीं हैं, हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन, जिनके पास सिंचाई की सुविधा हो। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, हालांकि कुछ ऐसे हैं जहां नदियों के किनारे किनारे प्लेन भूमि है, या कोस्टल रीजन, जो तट के, समुद्र तट के किनारे एरिया हैं। इन अवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड, वहाँ पे पानी पूरा है उनके पास। इन कंट्रास्ट, जबकि जो प्लेट्यू रीजन है, जो प्लेट्यू के क्षेत्र हैं, जैसे कि दक्कन प्लेट्यू है, हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन, वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, अगर हम देश की कुल
जहाँ खेती होती है उस एरिया को लें, अ लिटल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। आज भी 40% ज़मीन पे ही पूरा पानी मिलता है, मतलब पानी की कमी हर जगह पाई जाती है। इन द रिमेनिंग एरिया, बाकी बचे हुए क्षेत्र में, फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, मतलब जो खेती है वो तो बारिश पर ही निर्भर करती है। तो आगे देखिए अब आप, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली खेती किसे कहते हैं। तो देखिए, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा फसल को उगाना, ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन के टुकड़े पर, ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर, इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, उसे हम बहुफसली खेती कहते हैं। मतलब एक साल में जब हम एक से ज़्यादा फसलें उगाते हैं एक ही ज़मीन के टुकड़े पर, तो वो होती है बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अभी हम कह रहे थे ना कि एक ज़मीन का टुकड़ा दिया हुआ है, हम वो तो बढ़ा नहीं सकते, तो उत्पादन कैसे बढ़ाएं, तो हम एक से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। तो ये सबसे कॉमन तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। अब पालमपुर में सारे किसान 2 मेन फसलें तो उगाते ही हैं कम से कम। मैनी आर ग्रोइंग पटैटो एज अ थर्ड क्रॉप, और कई तो ऐसे हैं जो तीसरी फसल आलू भी वहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं। इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, पिछले 15 से 20 सालों में। ये कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, देखिए आपको, ये वीट गेहूं का पौधा है, आप तो सब बच्चे गांव में देखते ही होंगे, बाजरे का, गन्ने का और आलू की फसल का। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, यहाँ इन्होंने कुछ क्रॉप्स और कुछ टेबल के बारे में दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। यू हैव सीन, आपने देखा, दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, कि अगर हम फसल के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका क्या है, बहुफसली खेती। द अदर वे, और भी तरीका है, इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अगर हम आधुनिक खेती की विधियों को, आधुनिक खेती प्रणाली को अपना लें तो वो भी एक तरीका है उत्पादन को बढ़ाने का। फॉर हायर यील्ड, हायर यील्ड का मतलब होता है अधिक उत्पादन के लिए, यील्ड का मतलब है उत्पादन, अधिक उत्पादन के लिए। अब ये यील्ड क्या है, उत्पादन क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसकी परिभाषा कैसे देंगे। यील्ड इज़ मेजर्ड, इसको कैसे मापते हैं, एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, कि एक ही सीज़न में ज़मीन के दिए हुए टुकड़े पर जो हमारी फसल पैदा होती है उसे हम बोलते हैं यील्ड, उसे हम बोलते हैं उत्पादन। तो ये आपको लर्न भी करना है। टिल द मिड 1960, 1960 के मध्य तक, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस, खेती में जो बीज प्रयोग हो रहे थे, सीड्स होता है बीज, जो बीज प्रयोग हो रहे थे वो ट्रेडिशनल थे, वो बड़े पुराने तरीके के थे, विद रिलेटिवली लो यील्ड, उनसे उत्पादन, फसलें भी कम पैदा होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, क्योंकि उनके लिए पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग, अब जो किसान हैं वो भी गाय के गोबर का प्रयोग करते थे, एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र, और प्राकृतिक खादों को यूज़ कर लेते थे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाई दैम, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं था खरीदने के लिए, तो जो उनको मिलता था वो उसे ही प्रयोग कर लेते थे। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960, जब 1960 के अंत में हरित क्रांति आई, इंट्रोड्यूस, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये कब आई, तो ये 1960 के बाद आई। द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, और आई किस फसल में थी, गेहूँ और चावल में थी। तो भारत के किसान को किसकी खेती का तरीका मिला, चावल और गेहूँ। यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये पेपर में बहुत बार आता है कि HYV की फुल फॉर्म बताओ, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई मतलब अधिक, यील्डिंग मतलब उत्पादन, वैरायटी मतलब अच्छी फसल के बीज, तो ये यूज़ करने इनको आ गए, जिसके कारण हमारा वीट और राइस ज़्यादा होने लगे। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, अगर हम इनकी तुलना करते थे पुराने बीजों से तो ये बीज ज़्यादा अच्छे थे। द HYV सीड्स प्रोमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट,
एक ही पौधे पर अगर हम ये वाला बीज लगा देते थे तो एक ही पौधे पर हमें बहुत अच्छा दाना निकलता था, हमारी फसल बहुत अच्छी होती थी। एज अ रिजल्ट और इसका परिणाम, सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। पिछले के मुकाबले अब फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। HYV सीड्स नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन जो ये अच्छी अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइज़र्स, रासायनिक खादों की ज़रूरत पड़ती है। एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड होता है कीटनाशक, कीड़े मार दवाइयाँ, वो भी हमें लगानी पड़ती हैं टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, अगर हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। हायर यील्ड, अधिक उत्पादन, वर पॉसिबल, तभी संभव था ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, अगर हम किसका संयोग करें, क्या क्या चीज़ें लें, हम HYV बीज प्रयोग करें, इरिगेशन अच्छा पानी दें, केमिकल फर्टिलाइज़र्स रासायनिक खाद यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स और कीड़े मार दवाइयों का प्रयोग करें, तो इन्हीं के कारण ही हम ज़्यादा अपना उत्पादन कर सकते थे। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले आधुनिक खेती प्रणाली मॉडर्न फार्मिंग मेथड किसने ऑप्ट की, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों ने। द फार्मर इन दिस रीजन सेटअप ट्यूबवेल, इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए, एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग, और अपनी खेती में इन्होंने HYV बीजों का, रासायनिक खादों का और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, इनमें से कई तो मशीनें भी खरीद लाए, जैसे कि ट्रैक्टर्स खरीद लाए, थ्रेशर मशीनें खरीद लाए, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। प्लोइंग होता है हल चलाना और हार्वेस्टिंग होता है कटाई करना, जिससे इनको खेती करना और कटाई करना आसान हो गया। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और इनकी गेहूं की फसल भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन, जो गेहूं की उत्पादन हुई फसल फ्रॉम ट्रेडिशनल वैरायटी, पुराने बीजों के मुकाबले में, वाज 1300 kg पर हेक्टेयर, 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। विद HYV सीड्स, और जब इन्होंने HYV सीड्स का प्रयोग किया, द यील्ड वेंट अप टू 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मतलब पुराने बीजों से फसल थी 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और जब नए बीज प्रयोग किए तो 1 हेक्टेयर ज़मीन पे 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक की फसल इनकी होने लग गई। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन मार्केट, अब किसानों के पास इतना फालतू गेहूं था कि वो ज़्यादा मात्रा में अब इसे बाज़ार में बेचने लगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, इसे अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस बीच में जो छोटे छोटे आ रहे हैं लर्न करिए, बाकी का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।